दोस्तों, इस सेशन में हम 46 से लेके 50 जो क्वेश्चंस हैं हमारे क्वेश्चन बैंक के, वो हम कवर करेंगे। शुरू करते हैं। 46 क्वेश्चन देखते हैं। जब बीमा कंपनी अवधि के अंत में बीमा धारक को एक निर्दिष्ट राशि भुगतान करने का वादा करती है, ऐसे में अगर बीमा धारक योजना की पूरी अवधि में जीवित रहते हैं तो दावे को ब्लैंक के रूप में जाना जाएगा। कहना क्या चाहता है? आसान शब्दों में बात करूं तो अगर एक बीमा कंपनी अवधि के अंत में बीमा धारक को एक निर्दिष्ट राशि के भुगतान करने का वादा करती है, मतलब मैच्योरिटी का वादा करती है। मान लीजिए 15 साल की पॉलिसी है, 15 साल के बाद बीमा कंपनी कहती है कि हम आपको इतना मैच्योरिटी वैल्यू दे देंगे। तो वो जो मैच्योरिटी वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं परिपक्वता दावा, मतलब जो मैं अभी कह ही रहा था, मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक, मैच्योरिटी वैल्यू। अब 3 टाइप के आपके क्लेम वैल्यू होती है। एक तो हो गई मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक, ये आपकी पॉलिसी के एंड में आपको दे दी जाती है, जो कस्टमर रहता है, जो बीमा धारक रहता है, उसको ये मिलती है। ठीक, दूसरी होती है हमारी डेथ क्लेम। डेथ क्लेम किसको मिलेगा? आपके नॉमिनी को। और तीसरी होती है सर्वाइवल बेनिफिट। ठीक, तो ये 3 तरीके के हमारे क्लेम रहते हैं जो कि एक किसी पॉलिसी में मिलते हैं। 47वां क्वेश्चन देखते हैं। अगर बीमा कंपनी पॉलिसी की अवधि के दौरान निर्दिष्ट अंतरालों पर बीमा धारक को आवधिक भुगतान करती है, आवधिक भुगतान निर्दिष्ट अंतरालों पर करती है, तो ये भुगतान ब्लैंक के अनुसार किए जा रहे हैं। पहला है उत्तरजीविता लाभों का भुगतान, समर्पण मूल्य, अतिरिक्त तथा ऐच्छिक राइडर लाभ, सशर्त हस्तांतरण। तो देखिए, समर्पण मूल्य, सरेंडर वैल्यू, सरेंडर की तो कोई बात ही नहीं हुई इस क्वेश्चन में, तो ये रॉन्ग हो गया। अतिरिक्त तथा ऐच्छिक राइडर लाभ, राइडर की भी बात नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। अभी हस्तांतरण मतलब असाइनमेंट, जो मैंने पहले वाले सेशन में भी बताया था, किसी लोन लेने के लिए हम असाइनमेंट कर देते हैं किसी बैंक या बीमा कंपनी के पास, तो इसकी भी बात नहीं हो रही। बात क्या बची? उत्तरजीविता लाभों का भुगतान, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सर्वाइवल बेनिफिट। तो ये अगर एक फिक्स टाइम पर आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट मिल रहा है तो उसको हम उत्तरजीविता लाभों का भुगतान कहते हैं, सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं। लाभ मतलब बेनिफिट, उत्तरजीविता मतलब सर्वाइवल। ठीक। 48वां क्वेश्चन। एक जीवन बीमा कंपनी ने पॉलिसी अवधि के दौरान बीमा धारक को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की स्थिति में बीमा धारक को उपचार की लागतों का भुगतान किया। यह ब्लैंक का एक उदाहरण है। उत्तरजीविता लाभों का भुगतान, समर्पण मूल्य, अतिरिक्त तथा ऐच्छिक लाभ, राइडर लाभ, सशर्त समानुदेशन। ये गलत, समर्पण की बात ही नहीं हो रही। सशर्त समानुदेशन मतलब असाइनमेंट की बात भी नहीं हो रही। तो अतिरिक्त तथा ऐच्छिक लाभ, राइडर लाभ, किसी पॉलिसी में अगर हम राइडर लेते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर बोलते हैं उसको, उस वजह से अगर किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज होते हैं या कोई बीमारी निकलती है, कैंसर, टीबी, एड्स, इस टाइप की कोई बड़ी बीमारी निकलती है, तो राइडर के अंदर वो कवर होती है। तो ये सही होगा आंसर, अतिरिक्त तथा ऐच्छिक लाभ, राइडर लाभ। ठीक, बीमा धारक बीमा जिसने लिया है कस्टमर को उस बीमारी के कारण पैसा देगी, तो वो राइडर ऐड कर सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही है इसमें। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। ABC बीमा कंपनी ने उत्तरजीविता दावे के एक प्रावधान के साथ श्री कृष्णा को एक बीमा योजना की पेशकश की है। उत्तरजीविता दावा मतलब सर्वाइवल बेनिफिट। बीमा कंपनी उत्तरजीविता दावा कैसे निर्धारित करेगी? सबसे उचित विकल्प चुनिए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हो सकते हैं, तो देखते हैं ऑप्शन। दावा पॉलिसी में निर्धारित शर्तों के अनुसार तय किया जाएगा। दावा उन तिथियों के आधार पर तय किया जाएगा जो अनुबंध की शुरुआत में निर्धारित किए जाते हैं। दावा उस समय उत्पन्न होगा जब पॉलिसी धारक अनुबंध को रद्द करने का फैसला करते हैं। दावे पॉलिसी धारक द्वारा अपने दावे के समर्थन में उपलब्ध कराए गए चिकित्सा और अन्य रिकॉर्डों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। तो देखिए, पॉलिसी धारक अनुबंध को रद्द करना मतलब सरेंडर करना, तो ये तो कहीं से नहीं होगा। ठीक,
अब हमें जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं, हमें टेस्ट देते हैं, जब भी हम एग्ज़ाम देने जाए तो हमें ऑप्शन ढंग से पढ़ना है, ढंग से ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों समझना है कि क्या कहना चाह रहा है। और ये भी नहीं करना है कि भाई ऑप्शन और क्वेश्चन समझने में हम एक ही क्वेश्चन पे अटके रह जाएं। तो हमें धीरे धीरे करके, बहुत ही कॉमन सेंस का पेपर आता है, हम लोग उसको बिना ज़्यादा टाइम लगाए भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसने क्या कहा है, 2-3 वर्ड्स पकड़ के चलने। कंपनी ने उत्तरजीविता दावा, उत्तरजीविता दावे, ठीक है। अब उत्तरजीविता दावे मतलब अनुबंध को रद्द करना, मतलब सरेंडर करना, तो ये तो होगा नहीं। पॉलिसी द्वारा धारक द्वारा अपने दावे के समर्थन में, चिकित्सा वाला कोई वर्ड है नहीं इसमें, तो चिकित्सा ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन देखेंगे, 2 ऑप्शन देखेंगे। दावा उन तिथियों के आधार पर तय किया जाएगा जो अनुबंध की शुरुआत में निर्धारित किए जाते हैं, या फिर दावा पॉलिसी में निर्धारित शर्तों के अनुसार तय किया जाएगा। तो ये दोनों जो हैं ये कन्फ्यूजिंग है। इसमें क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाई पॉलिसी के अनुसार, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पहले जो शर्तें रखी हैं उसके अनुसार। तो भाई अगर कोई पॉलिसी बोल रही है कि हम हर 5 साल में सर्वाइवल बेनिफिट देंगे, वो पॉलिसी का फीचर है। सर्वाइवल बेनिफिट मतलब उत्तरजीविता दावा देंगे हर 5 साल में, और कोई कस्टमर आके आपसे बोले कि मुझे 5 साल में नहीं, मुझे 3 साल में चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखा जाए तो इन दोनों ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है, क्योंककि पॉलिसी में निर्धारित शर्तों के अनुसार उत्तरजीविता दावा या सर्वाइवल बेनिफिट दिया जाएगा। पहले आप चाहे कुछ भी उसमें कर सकते हैं, आप पॉलिसी की में जो है फीचर्स में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो सबसे उचित विकल्प जो होगा वो पहला ऑप्शन होगा। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। सुश्री कविता ABC बीमा कंपनी से एक अवधि बीमा योजना के साथ साथ, अवधि बीमा मतलब टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ एक गंभीर बीमारी CI मतलब क्रिटिकल इलनेस तथा अतिरिक्त लाभ राइडर भी लेती हैं। कंपनी गंभीर बीमारी CI ऐच्छिक तथा अतिरिक्त लाभ राइडर के लिए दावा कैसे निर्धारित करेगी? सबसे उचित विकल्प चुनिए। अब देखिए, हम ऑप्शन देखते हैं। दावा पॉलिसी में निर्धारित शर्तों के अनुसार तय किया जाएगा। दावा उन तिथियों के आधार पर तय किया जाएगा जो अनुबंध की शुरुआत में निर्धारित किए जाते हैं। दावा उस समय उत्पन्न होगा जब पॉलिसी धारक अनुबंध को रद्द करने का फैसला करता है। तो ये तीसरा ऑप्शन तो वैसे भी गलत है, अनुबंध तो रद्द हो जाएगा तो फिर कुछ दावा कैसे मिलेगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन है, दावा पॉलिसी धारक द्वारा अपने दावे के समर्थन में उपलब्ध कराए गए चिकित्सकीय और अन्य प्रतिवेदनों के आधार पर निर्धारित किए जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, गंभीर बीमारी मतलब चिकित्सा के उसमें आ गया, कुछ चिकित्सा से रिलेशन होता है इसका। तो ये फोर्थ ऑप्शन एकदम सही बैठेगा इसमें, क्योंकि देखिए दावा पॉलिसी में निर्धारित शर्तों के अनुसार तय किया जाएगा। भाई पॉलिसी में जो शर्तें हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो राइडर की शर्तें हैं वो कैसे आप उसका क्लेम कैसे दोगे? वो तो तभी देंगे ना जब उस राइडर के लिए कुछ प्रूफ दिखाएंगे, कुछ मेडिकल प्रूफ दिखाएंगे कि क्रिटिकल इलनेस राइडर का अगर हमें बेनिफिट लेना है तो हम कुछ प्रूफ दिखाएंगे, मेडिकल प्रूफ दिखाएंगे जिसके बेसिस पे हमको क्लेम मिलेगा। तो वो चीज़ें पहले से ही नहीं बता सकता कोई कि कब आपको क्लेम मिलेगा। वो क्लेम तभी मिलेगा जब आप उसके अगेंस्ट में प्रूफ दिखाएंगे, जब उसके लिए कुछ प्रूफ दिखाएंगे तभी वो क्लेम मिलेगा। तो चौथा ऑप्शन एकदम सही है। 51वां क्वेश्चन देखते हैं। 51वां प्रश्न, ब्लैंक एक मांग है कि बीमा कंपनी को अनुबंध में निर्दिष्ट वादे को पूरा करना चाहिए। दावा, इनकार अथवा अस्वीकृत, परिसमापन, शिकायत। वादे को पूरा करने के लिए दावा लगाना पड़ेगा, तो सिंपल सा है, इसको समझने की भी ज़रूरत नहीं थी कि भाई अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ प्रॉमिस किया है, एक मांग है कि बीमा कंपनी को अनुबंध में निर्दिष्ट वादे को पूरा करना चाहिए, वादे को पूरा करने के लिए दावा लगाना पड़ेगा, ठीक। 52वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक पॉलिसी के समर्पण के संबंध में गलत है? समर्पण मतलब सरेंडर, ठीक, सरेंडर। बीमा धारक को देय समर्पण, पहला विकल्प देख रहे हैं। बीमा धारक को देय समर्पण मूल्य आमतौर पर भुगतान किए गए प्रीमियमों का प्रतिशत होता है। पॉलिसी का समर्पण केवल तभी किया जा सकता है अगर इसने प्रदत्त मूल्य प्राप्त कर लिया है। बीमा धारक को भुगतान किए जाने वाला वास्तविक समर्पण मूल्य हमेशा सकल समर्पण मूल्य की तुलना में कम होता है। समर्पण मूल्य बीमा धारक द्वारा पॉलिसी अनुबंध की स्वैच्छिक समाप्ति पर देय होता है। देखिए इसमें
ऑप्शंस को हमको हटाना है। किस तरीके से हम सही ऑप्शन, इसमें दिया गया कौन से संबंध में गलत है, तो जो चीज़ें सही है अगर वो हम हटा देंगे तो गलत पे आ जाएंगे। तो क्या लिखा है पहले ऑप्शन में, बीमा धारक को दिया समर्पण मूल्य आमतौर पर भुगतान किए गए प्रीमियमों का प्रतिशत होता है। बिल्कुल सही है, अराउंड 50 to 60% आपको सरेंडर वैल्यू या समर्पण मूल्य मिलता है। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, पॉलिसी का समर्पण केवल तभी किया जा सकता है अगर इसने प्रदत्त मूल्य प्राप्त कर लिया। प्रदत्त मतलब समर्पण वैल्यू, मतलब सरेंडर वैल्यू प्राप्त कर ली हो, कुछ एक पेड अप वैल्यू प्राप्त कर ली हो। प्रदत्त मतलब पेड अप वैल्यू प्राप्त कर ली हो, तभी इसको हम सरेंडर कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, बीमा धारक को भुगतान किया जाने वाला वास्तविक समर्पण मूल्य हमेशा सकल समर्पण मूल्य की तुलना में कम होता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे ना अगर हिंदी में, इंग्लिश में फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है वो इतनी शुद्ध नहीं रह गई है। बोलचाल में हम लोग बहुत ही अशुद्ध हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं, तो कुछ ऑप्शन जो हैं जो हमको समझ में नहीं आते हिंदी में, तो उस केस में हमको क्या करना है, जो गलत ऑप्शन है उनको हटाते जाना है। सही ऑप्शन को चूज़ करने की जगह गलत ऑप्शन को हटाना है। अभी मैं इस क्वेश्चन में वही कर रहा हूँ, मैं गलत ऑप्शन को हटा रहा हूँ। चौथा ऑप्शन देखेंगे तो समर्पण मूल्य बीमा धारक द्वारा पॉलिसी अनुबंध की स्वैच्छिक समाप्ति। भाई मेरा मन करेगा तभी तो मैं सरेंडर करूँगा, तो स्वैच्छिक समाप्ति पर देय होता है, तो ये ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। अब इसमें क्या कहा है कि संबंध में गलत ढूंढना है हमको गलत ऑप्शन ढूंढना है, हमको गलत बात ढूंढनी है। तो जब 1, 2, 3 सही हैं तो तीसरा विकल्प जो है वो गलत होगा, मतलब हमारा सही ऑप्शन तीसरा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, तीसरा। 53वां प्रश्न देखेंगे, गंभीर बीमारी ऐच्छिक तथा अतिरिक्त लाभ राइडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। अतिरिक्त लाभ राइडर और गंभीर बीमारी मतलब क्रिटिकल इलनेस। ठीक है, गलत पूछा है, कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें से, ठीक नहीं, सॉरी, हाँ, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो हमें सही ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक, अब हम इसमें से क्या करेंगे, हम सही जो कथन है उसको हम हटाते जाएंगे। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, एक गंभीर बीमारी का पता चलने पर पॉलिसी की शर्तों के अनुसार एक निर्दिष्ट राशि भुगतान की जाती है। बिल्कुल सही, क्रिटिकल इलनेस राइडर। गंभीर बीमारी होगी तो आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर का बेनिफिट, जो भी क्लेम होगा क्रिटिकल इलनेस राइडर का, वो मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, बीमारी बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित गंभीर बीमारियों की सूची में शामिल की गई होना चाहिए। बिल्कुल, अगर उसमें सूची में शामिल है तो आपको मिल जाएगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। ठीक, गंभीर बीमारी ऐच्छिक तथा अतिरिक्त लाभ राइडर ऐसे दावों का एक उदाहरण जो पॉलिसी अवधि के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं। बिल्कुल भाई, राइडर पॉलिसी ही जब तक चलेगी तभी तो उसका बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद थोड़ा ना मिलेगा। तो उस बीच में ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं कि वो राइडर हमें ज़रूरत पड़ जाए उसके बेनिफिट की, तो हम तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही है। अब बचा चौथा ऑप्शन अगर मैं ना भी पढ़ूँ ना तो भी मुझे आंसर पता है इसका, कि चौथा ही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि गलत कथन चूज़ करने को बोला है तो चौथा ऑप्शन गलत ही होगा, मतलब गलत कथन चौथे ऑप्शन में ही लिखा होगा। फिर भी पढ़ लेते हैं। ऐच्छिक तथा अतिरिक्त लाभ राइडर का भुगतान करने के बाद जीवन बीमा पॉलिसी अनुबंध समाप्त हो जाता है, ये तो सरासर गलत है। राइडर बेनिफिट होता है हमारे पास, जैसे पिज़्ज़ा रहता है वैसे ही आपकी पॉलिसी रहती है, और जो टॉपिंग रहती है वो राइडर रहती है। अब आप टॉपिंग निकाल के खा लोगे तो भी आपका पिज़्ज़ा तो बचेगा ना। वही राइडर और पॉलिसी के बीच का रिलेशन रहता है कि पॉलिसी आपकी हो गई पिज़्ज़ा, उसके ऊपर की जो टॉपिंग रही वो हो गई राइडर। अगर आपने पॉलिसी में से राइडर निकाल के राइडर का बेनिफिट ले भी लिया तो भी पॉलिसी बच जाएगी, अगर आपने पिज़्ज़ा की टॉपिंग निकाल के खा भी ली तो भी पिज़्ज़ा बचा रहेगा आपका। सेम कंसेप्ट है। ठीक, 54वां प्रश्न देखेंगे। श्री निमेश ने एक 20 वर्षीय यूनिट सहबद्ध बीमा योजना यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी यूलिप खरीदी है। अगर पॉलिसी अवधि के भीतर श्री निमेश की मृत्यु हो जाती है तो निम्नलिखित में से क्या भुगतान किया जाएगा। समर्पण मूल्य, भुगतान किए गए प्रीमियम बकायों की कटौती करने के बाद, बीमा राशि अथवा निधि कोष मूल्य इन में से कम, बीमा राशि अथवा निधि कोष मूल्य में से अधिक देय होगा। तो देखिए, सम अश्योर्ड, अगर यूलिप है, यूलिप पॉलिसी आपने खरीदी है और बीच में अगर डेथ हो जाती है तो डेथ के टाइम पे नॉमिनी को कौन सा क्लेम मिलता है, कितनी वैल्यू मिलती है, वो समझते हैं इसमें क्वेश्चन में।
अगर यूलिप पॉलिसी आपने 5 लाख रुपए की यूलिप पॉलिसी खरीदी है, 5 लाख सम एश्योर्ड की यूलिप पॉलिसी खरीदी है और आपका जो फंड है वो 5 लाख के ऊपर हो गया, आपके फ़ंड की वैल्यू 5 लाख के ऊपर हो गई, तो आपको वो ऊपर वाली वैल्यू मिलेगी। मतलब मिनिमम 5 लाख मिलेगी, अगर 5 लाख के ऊपर फंड गया तो ज़्यादा वाली मिलेगी। तो चौथा ऑप्शन क्या कहता है, बीमा राशि मतलब 5 लाख अथवा निधि कोष मूल्य मतलब फंड वैल्यू में से जो भी अधिक होगा वो देय होगा। इनमें से कम वाला में और अधिक वाले में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जो भी उनमें से अधिक होगा या तो 5 लाख मतलब मिनिमम 5 लाख तो मिलेगी, अगर फंड वैल्यू उससे ऊपर पहुंच गई तो ऊपर वाला मिलेगी। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। 55वां प्रश्न देखते हैं। यह अवधि क्या है जब तक वह अवधि क्या है जब तक बीमा कंपनी किसी पॉलिसी को अस्वीकार कर सकती है अगर प्रस्ताव में बीमा धारक द्वारा प्रस्तुत किए गए महत्वपूर्ण तथ्य झूठे होते हैं। क्या कहना है, कितने टाइम तक बीमा कंपनी पॉलिसी को अस्वीकार कर सकती है, मतलब उसका उनका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है अगर बीमा कंपनी को ये पता चलता है कि जो चीज़ें लिखी गई हैं प्रपोजल फॉर्म में, बीमा जिसने लिया है उसने जो चीज़ें बताई हैं वो गलत हैं। हो सकता है उसको कोई बीमारी हो, उसने छुपा ली हो, या कुछ भी चीज़ हो सकती है। अगर उसने कुछ चीज़ें छुपाई हैं या कुछ चीज़ें गलत बताई है कस्टमर ने, तो बीमा कंपनी 3 वर्ष तक अगर 3 वर्ष के पहले मृत्यु होती तो क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। 3 वर्ष के बाद कुछ भी हो जाए क्लेम उनको पास करना ही पड़ता है। ये सेक्शन 45 इंश्योरेंस एक्ट का सेक्शन 45 कहता है कि अगर 3 वर्ष पॉलिसी को हो जाए तो किसी भी कीमत पर किसी भी कंडीशन में बीमा कंपनी को क्लेम पास करना ही होगा। तो क्या इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 वर्ष तक। अगर प्रस्ताव में बीमा धारक द्वारा झूठी चीज़ें लिखी गई हैं, गलत चीज़ें बताई गई हैं तो क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, 3 वर्ष के बाद नहीं रिजेक्ट कर सकती। ठीक। भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण IRDAI विनियम 2017 के अनुसार वह निर्धारित अवधि क्या है जिसके भीतर एक जीवन बीमा पॉलिसी के तहत दावे का भुगतान किया जाएगा अथवा उस पर विवाद खड़ा किया जाएगा बशर्ते कि बीमा कंपनी को सभी प्रासंगिक कागजात प्राप्त हो गए हैं। क्लेम का ड्यूरेशन पूछा है। सिंपल भाषा में बोलूँ मैं, अगर इतना लंबा चौड़ा किया नहीं, इतनी लंबी चौड़ी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो दावा मतलब क्लेम, भुगतान मतलब पेमेंट। तो कितने दिन के अंदर दावे का भुगतान किया जाना चाहिए बीमा कंपनी द्वारा कस्टमर को? 30 दिन के अंदर। तीसरा ऑप्शन सही है हमारा, तीसरा ऑप्शन सही है, 30 दिन के अंदर। मतलब 30 दिन के अंदर आपके अगर कंप्लीट डॉक्यूमेंट बीमा कंपनी के पास सबमिट हो गए हैं तो 30 दिन के अंदर बीमा कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो आपका पूरा का पूरा क्लेम सेटल करे। ठीक है। जीवन बीमा धारक की मृत्यु की धारणा के मामले में नामिती द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? नामिती मतलब नॉमिनी। जीवन बीमा धारक की मृत्यु हो गई मतलब डेथ क्लेम का केस है। ठीक। नगर निगम का मृत्यु प्रमाण पत्र, एक सक्षम न्यायालय से आदेश, नियोक्ता का प्रमाण पत्र, तहकीकात का प्रतिवेदन। जीवन बीमा धारक की मृत्यु की धारणा के मामले में नामिती द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? नगर निगम का मृत्यु प्रमाण पत्र, एक सक्षम न्यायालय से आदेश, नियोक्ता का प्रमाण पत्र, तहकीकात का प्रतिवेदन। यह ऑप्शन जो दिया है दूसरा ऑप्शन ये गलत है, ये नहीं है। नगर निगम का मृत्यु प्रमाण पत्र देना आवश्यक है, डेथ सर्टिफिकेट देना आवश्यक है। बाकी तीनों ऑप्शंस गलत हैं। डेथ सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है किसी भी केस में, अगर आप डेथ क्लेम के लिए अप्लाई करते हो तो। ठीक। मृत्यु दिया है, नामिती दिया है, जीवन बीमा धारक दिया है। जीवन बीमा धारक की मृत्यु हो गई मतलब डेथ क्लेम है। डेथ क्लेम में क्या लगना ज़रूरी है? डेथ सर्टिफिकेट। सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक। 58वां क्वेश्चन देखते हैं। श्री ब्रिजेश जी ने ABC बीमा कंपनी से एक 20 वर्षीय यूनिट लिंक्ड सहबत बीमा योजना मतलब यूलिप खरीदा है। अगर पॉलिसी की परिपक्वता से पहले श्री ब्रिजेश की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी को ब्लैंक का भुगतान करना होगा। यह भी क्वेश्चन देखा है हमने, अभी क्वेश्चन देखा है। कौन सा ऑप्शन होगा? बीमा राशि अथवा निधि कोष मूल्य से अधिक देय होगा। चौथा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। 59वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित दावों में से कौन सा केवल समनुदेशित अथवा नामिती को ही देय हो सकता है?
मृत्यु दावा, परिपक्वता दावा, उत्तरजीविता लाभ, समर्पण मूल्य। इसमें क्या लिखा है? डेथ क्लेम जो रहता है, सिर्फ डेथ क्लेम एक ऐसा क्लेम है जो नॉमिनी को दिया जाता है। बाकी सारे क्लेम तो अगर बीमा धारक जिंदा है तभी दे दिए जाते हैं। 3 तरह का बताया था मैंने, मृत्यु दावा, परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, और उत्तरजीविता मतलब सर्वाइवल बेनिफिट। ठीक है, समर्पण मूल्य तो सरेंडर वैल्यू हो गई, ये तो एकदम सीन से ही बाहर हो गया है ना। तो सरेंडर वैल्यू को तो हम मानते ही नहीं। 3 तरीके के दावे हैं, मृत्यु दावा, परिपक्वता दावा, उत्तरजीविता लाभ। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित दावों में से कौन सा केवल समनुदेशित अथवा नामिती को ही दे है? या तो असाइनी, अगर असाइन किया है, लोन लिया है पॉलिसी के अगेंस्ट और वो बैंक को असाइनमेंट कर दिया है, तो अगर डेथ होगी तो बैंक के पास पूरा का पूरा पैसा जाएगा। अगर नहीं असाइनमेंट किया तो नॉमिनी को पूरा पैसा मिलेगा। एक ही केस में ये होता है, वो होता है दावे के केस में, डेथ क्लेम के केस में। डेथ क्लेम मतलब मृत्यु दावा। बात खत्म, ऑप्शन 1 सही हो गया। 60वां और आखिरी प्रश्न देखेंगे इस वीडियो का। निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा प्राकृतिक मृत्यु की तुलना में दुर्घटना में होने वाली मृत्यु के मामले में दावे के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? दफन अथवा दहन का प्रमाण पत्र, इलाज करने वाले चिकित्सक का प्रमाण पत्र, शव परीक्षा प्रतिवेदन, नियोक्ता का प्रमाण पत्र। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे। निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा प्राकृतिक मृत्यु की तुलना में दुर्घटना में होने वाली मृत्यु के मामले में दावे के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है, दुर्घटना होने वाली मतलब एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो क्या हमको देना ज़रूरी है? शव परीक्षा प्रतिवेदन मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना हमको ज़रूरी है एक्सीडेंटल डेथ के केस में। अगर नेचुरल डेथ होती है तो सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट से काम चल जाता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 61 से लेके 75 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।